उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक एसएसपी ऑफिस होता है। नाजरीन ग्रामी, यहाँ पे खुली अदालत लगती है। एक सर्कल ऑफिसर जो होता है लोगों की दरख्वास्त सुनता है, उनके फैसले करता है और फौरन उनके फैसले हल कर दिए जाते हैं। यहाँ पे मुजरमों को भी मंगवाया जाता है, मुद्दई पार्टी को भी मंगवाया जाता है और सरेआम गरीब लोगों की फरियाद सुनी जाती है। नाजरीन ग्रामी, 7 नवंबर 2024 को इस एसएसपी ऑफिस में एक बंदा आता है। यहाँ पे सर्कल ऑफिसर बैठी होती है। वो सर्कल ऑफिसर को आके एक कत्ल के बारे में खबर देता है और एक कत्ल के बारे में कहानी सुनाता है। कहानी कुछ यूं होती है कि कत्ल का मास्टरमाइंड कोई और होता है, लेकिन वो बंदा कुछ और जानता है। जब सर्कल ऑफिसर ये बात सुनती है तो वो फौरन एसएसपी को इस चीज का बताती है। एसएसपी जो होता है वो डीपीओ को बताता है और यूं ये सारे बड़े ऑफिसर इकट्ठे हो जाते हैं और उस बंदे को सबूत लाने के लिए कहते हैं। नाजरीन, वो कहता है मेरे पास सबूत भी हैं, कॉल रिकॉर्डिंग है मेरे पास, सीसीटीवी वीडियो भी मेरे पास है उन लोगों की, और इस तरह के और भी काफी ज्यादा सबूत है, वॉइस मैसेज भी है मेरे पास उनके। तो ये 9 नवंबर का दिन तय करता है इस एसएसपी ऑफिस के लोगों के साथ और एसएसपी के साथ, और चला जाता है घर को कि 9 नवंबर को सबूत लेके आऊंगा। नाजरीन, अब ये बंदा कौन था और कौन से सबूत लेके आ रहा है, किस मास्टरमाइंड की बात कर रहा है और कत्ल की आखिर असल कहानी क्या थी कि एक इन्वेस्टिगेशन किया हुआ कत्ल का मर्डर केस दोबारा फिर से रीओपन हो जाता है और दोबारा फिर से उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। तो चलिए इस स्टोरी को जाके शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ट्रांसपोर्ट नगर इलाका होता है। यहाँ पे एक 35 साल की लड़की रहती है जिसका नाम होता है अंजलि गर्ग। नाजरीन, ये पेशे से वकील होती है और यहाँ पे ये अपनी वकालत कर रही होती है। ये रोज सुबह अपने घर से उठती है, ये अपने घर में अकेली ही रहती है और सामने इसके घर के एक डेयरी होती है। अपने घर को ताला लगा के वहां से दूध लेके आती है और अपने घर का ताला खोलती है, अंदर चली जाती है। आज भी 7 जून 2023 को ये अपने घर से उठी है, बाहर को ताला लगाया और डेयरी में गई है, वहां से दूध लिया, दूध लेके वापस आई है और घर के दरवाजे के पास ये खड़ी हुई ताला खोल रही है कि फायर चलने की या गोली चलने की आवाज आती है। अहले इलाका जो होते हैं वो सोचते हैं कि शायद किसी ने कोई पटाखा वगैरह चलाया, लेकिन मोहल्ले वाले सोचते हैं कि इतनी जल्दी इतनी सुबह कौन पटाखे चला सकता है, इसलिए कुछ लोग बाहर निकल के देखना शुरू कर देते हैं। वो क्या देखते हैं कि ये जो अंजलि गर्ग है ये अपने दरवाजे के आगे गिरी पड़ी है और इसका दूध वाला बर्तन भी गिरा हुआ है और इसके सर से खून निकल रहा है, यानी कि इसके सर में कोई गोली मार के चला गया और इसके घर का ताला भी लगा हुआ है। नाजरीन, ये जिस घर में रह रही थी ये इसका अपना जाती मकान था और इसको कौन कत्ल करके चला गया, इसके आगे पीछे के लोग कौन है, पुलिस को फौरन इतला दी जाती है। पुलिस आती है, आके इस लड़की के बारे में पता करती है तो पता चलता है कि ये पेशे से एक वकील है और एक नामी ग्रामी वकील है। इस वजह से पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर आ जाते हैं। कुछ दिन पहले ही ये चीजें चल रही होती हैं कि औरतों की सेफ्टी के बारे में बात हो रही होती है कि पुलिस वाले जो हैं इनसे औरतों को सही से सेफ्टी नहीं दी जाती। यहाँ पे खुद एक वकील का केस पड़ा हुआ था सामने, इसलिए पुलिस वाले फौरन इन्वेस्टिगेशन में लग जाते हैं। ये अपनी बार की नायब सदर होती है। यहाँ पे जो वकील लोग होते हैं वो हड़ताल कर देते हैं, उनकी हड़ताल चल रही होती है, इन्वेस्टिगेशन भी फौरन ही चालू हो जाती है। पुलिस वाले 6 से 7 टीमें बनाते हैं जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। यहाँ पे पुलिस वाले एक चीज तो समझ जाते हैं कि जैसे इसको कत्ल किया गया, इसके घर का ताला भी लगा हुआ, ये लूटपाट का केस तो है नहीं, जरूर ये पुरानी दुश्मनी की वजह से इसको कत्ल किया गया। अब इसके घर वालों को इतला दी जाती है। इसके घर वाले जो होते हैं ये यहाँ पे करीब ही मेरठ के चंदी नगर इलाके में रहते हैं। वहां से ये लोग आ जाते हैं और आते ही ये लोग बोलते हैं कि हमारी बेटी अंजलि को इसके ससुराल वालों ने कत्ल किया है, जिसमें इसकी सास सरला देवी, ससुर पवन गुप्ता और इसका शोहर नितिन गुप्ता है। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इनके घर वालों से पूछते हैं कि यार तुम लोग क्यों इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हो और अगर ये शादीशुदा थी तो यहाँ पे ये अकेली क्यों रह रही थी। वो लोग बताते हैं कि 2012 में हमारी बेटी की शादी हुई, तो जब इनकी शादी हुई तो ये जो लड़का था ये भी काफी पढ़ा लिखा था, एक कंपनी में अच्छी इसकी पोस्ट थी। हमारी बेटी ने भी साइंस से पढ़ रखा था और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी थी। अब शादी के बाद ये जो इसका शोहर होता है वो अपनी कंपनी से जॉब छोड़ देता है और घर में रहना शुरू कर देता है। घर में रहते हुए ये अपनी बीवी से अक्सर लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देता है और इसकी जो सास होती है सरला देवी वो भी मेरी बेटी को काफी ज्यादा तंग करती है, जिसकी वजह से मेरी बेटी काफी परेशान होती रहती है। अक्सर ये नितिन और इसकी जो माँ होती है वो मेरी बेटी को पीट भी देते हैं। यूं 2015 में आके मेरी बेटी जो कि हामला थी, उसकी सास और उसके शोहर ने जब उसे पीटा तो उसका हमल जाया हो गया, लिहाजा उसे अपना बच्चा गिराना पड़ा, जिसकी वजह से वो काफी दुखी हुई और उसने डिवोर्स का फैसला किया और डिवोर्स ले ली। जिसके बाद 5 दुकानें मेरी बेटी को हिस्से में आई और मेरी बेटी हमारे घर आ गई। अब वो 5 दुकानों का रेंट मेरी बेटी ले रही थी। ये लोग काफी खाते पीते थे, अमीर लोग थे। इसके ससुर की दुकान थी एक काफी बड़ी, उससे इसको काफी आमदन होती थी और काफी इन लोगों ने प्रॉपर्टी बना रखी थी, मकान वगैरह भी बना रखे थे, जहाँ से इनको काफी इनकम होती थी। अब मेरी बेटी जब इनके घर से वापस आती तो एक कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर देती है, लेकिन ये जो मेरी बेटी का ससुर
ससुर होता है पवन गुप्ता, ये अक्सर मेरी बेटी का पीछा करता है और इन लोगों ने 5 दुकानें जो हम लोगों को मिली थी मेरी बेटी को, उस गुस्से में हमारे ऊपर FIR भी करवा दी और झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया, जिस वजह से मुझे और मेरे बेटे को जेल में भी रहना पड़ा। इस वजह से मेरी बेटी को गुस्सा आता है और वो LLB का कोर्स करती है और उसके साथ LLM का भी कोर्स करती है। कोर्स करने के बाद वो एक तगड़ी वकील बनती है और वो सोचती है कि मैं अपने फैसले खुद करूंगी, अपना केस खुद ही हैंडल करूंगी, खुद लड़ूंगी, क्योंकि उसके शोहर और उसके ससुर और उसकी सास ने काफी ज्यादा उसको तंग कर रखा होता है। अब ये LLB का कोर्स करने के बाद सेशन कोर्ट में बतौर वकील लग जाती है और अपने केस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है। ये यहाँ पे TP नगर में जब जिस मकान में रह रही होती है, ये मकान भी इसके ससुर का होता है और इसके हिस्से में आया होता है, लेकिन इसका ससुर जो होता है और इसका पति जो होता है वो कहते हैं कि हमने ये मकान सेल कर रखा था, इसने जानबूझ के यहाँ पे कब्जा कर रखा था। तो खैर ये सारी बातें जब पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस वाले जो होते हैं वो इसके ससुर को जाके उठा लाते हैं। वो अपनी दुकान के ऊपर होता है, पुलिस वाले जब उसको उठा के लाते हैं तो वो कहता है भाई मुझे किसी चीज का नहीं पता कि मेरी बहू को किसने कत्ल किया, मैं तो अक्सर अपनी दुकान में सोता हूँ, अपनी दुकान में रहता हूँ। इसका जो बेटा और इसकी जो बीवी सरला देवी थी वो अपनी बेटी के पास रहती थी, ये अकेला यहाँ पे TP नगर में अपनी दुकान में रह रहा था। तो ये कहता है कि सुबह सुबह मेरी दुकान का शटर किसी ने खटखटाया और बोला कि तुम्हारी बहू को किसी ने कत्ल कर दिया। बस मुझे इस चीज का पता चला और 2 घंटे बाद पुलिस आई और मुझे गिरफ्तार करके यहाँ पे लेके आ गई। तो पुलिस वाले पूछते हैं कि तूने अपनी बहू को क्यों कत्ल करवाया? वो कहता है कि कत्ल मैंने नहीं करवाया, इसने जब मेरे बेटे से डिवोर्स ले ली, डिवोर्स लेने के बाद मैंने ये मकान सेल किया हुआ था, इसने इस मकान के ऊपर कब्जा कर लिया और यहाँ पे रहना शुरू कर दिया। नाजरीन वो इन्वेस्टिगेशन उसकी चल ही रही थी कि दूसरी तरफ से एक दरखास्त मिलती है। इस दरखास्त को खुद इस अंजलि गर्गना ने लिखा होता है IG के नाम, जिसमें इसने लिखा होता है कि मेरा सर जो पवन गुप्ता है वो मेरा पीछा करता है और अक्सर मुझे टॉर्चर करता है, कुछ गुंडे बदमाश भी मेरे पीछे लगा देता है और वो इस मकान से मुझे बाहर भी निकलवाना चाहता है। अक्सर वो गुंडे भी भेजता है मेरे पास कि इस मकान को छोड़ के चला जाऊं, लेकिन वो मेरे साथ हर तरह की ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा उसे रोका जाए। इस अंजलि ने अपने मोबाइल में अपने ससुर की वीडियो वगैरह भी बना रखी होती है जिसमें वो अक्सर इसका पीछा कर रहा होता है। सारे सबूत इसके शोहर और इसके ससुर और सास के खिलाफ थे, लेकिन सास और पति तो गायब थे, वो तो मिले ही नहीं थे। अब पवन गुप्ता जो ससुर था वो पुलिस की हिरासत में था, वो बयान देता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं अक्सर इसका पीछा करता था इसको राजी करने के लिए, इसको मनाने के लिए, इसने जो डिवोर्स ले लिया वापस आ जाए मेरे बेटे के साथ गर्भ से, मैंने इसको कत्ल नहीं किया। दूसरी तरफ जो टीम लगी हुई थी इसकी कॉल हिस्ट्री निकलवाने के लिए, वहां पे वो कॉल हिस्ट्री निकलवाती है तो वहां पे एक चीज खुल के सामने आती है कि इसके ससुराल वालों का पिछले 3 महीनों से इसके साथ कोई राब्ता नहीं था, वो अपने घर में थे, ना ही उनकी कोई लोकेशन इधर आती है कि इसका कोई पीछा कर रहा हो या जिस दिन ये कत्ल हुई इनके किसी का मोबाइल की लोकेशन यहाँ पे आई हो। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर ऐसे आते हैं जिनके ऊपर इसकी रेगुलर बातें हो रही होती हैं। अब पुलिस वाले उनकी कॉल हिस्ट्री निकलवाते हैं कि ये 6 बंदे कौन है, तो पता चलता है कि एक सुरेश भाटिया है जो कि एक बिल्डर है, बिल्डिंगे वगैरह बनाता है, वो भी यहाँ पे TP नगर के रहने वाला है, और दूसरा यशपाल सिंह है जो कि प्रिंस नगर के रहने वाला है और वो स्टील के बर्तनों का काम करता है, और तीसरा है नजश शर्मा जो कि यहाँ पे TP नगर के ही रहने वाला है और इसकी बीवी जो है उसका एक ब्यूटी पार्लर भी है, और दूसरी तरफ ये जो अंजलि है ये उसके ब्यूटी पार्लर में भी जाती है, लेकिन कुछ अरसे से इस नजश शर्मा की इस अंजलि से अनबन हुई होती है, लिहाजा ये आपस में नहीं बोलते। अब इनका तल्लक ये निकल के आता है कि ये जो बिल्डर होता है सुरेश भाटी, दूसरी तरफ ये जो यशपाल सिंह होता है और ये नजश शर्मा जो होता है, इसको मकान सेल किया होता है जिस मकान में ये अंजलि रह रही होती है इसके ससुर ने। यूं तो ये मकान करोड़ों का होता है लेकिन उसने 27 लाख रुपए में इसको सेल किया होता है। ये तीनों जो होते हैं ये काफी बिजनेसमैन बंदे होते हैं, इनके पास पैसा भी काफी ज्यादा होता है। यूं ये पार्टनरशिप के ऊपर तीनों मकान 27 लाख में सस्ता मिल रहा था, इस वजह से खरीद लेते हैं। लेकिन आगे चल के ये अंजलि जो होती है ये खुद वकील बन जाती है। पहले ये कोशिश करते लड़ाई झगड़ा करके मकान के ऊपर कब्जा करने की, इसको बाहर निकालने की, लेकिन ये जो अंजलि होती है ये खुद वकील होती है, इनके ऊपर डकैती का मुकदमा दर्ज करवा देती, इनको गिरफ्तार भी करवा देती। मुकदमा इतना हाई लेवल का ये बनवाती है कि ये तीनों बंदे गिरफ्तार भी हो जाते हैं और जेल में भी 1.5 महीना रह के आते हैं। उसके बाद ये बाहर आ जाते हैं। अब बाहर आके ये अंजलि से सुलह करने की भी कोशिश करते हैं कि किसी तरीके भी इससे मकान ले ले, लेकिन वो इनसे सुलह नहीं करती और कोई ना कोई मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज करवाती रहती है और वकील वो खुद होती है। इसलिए काफी लोगों के साथ उसकी दुश्मनी भी होती है। 35 लोग उसकी लिस्ट में निकलते हैं जिनके साथ उनकी दुश्मनी होती है और काफी गुंडे लोगों के साथ भी उसका बैठना उठना होता है। लेकिन ये जो 3 बंदे थे, ये जो निजेश शर्मा था इसके पहले 2 नंबर और चलते थे। इस दिन ये कत्ल होती है अंजलि, उससे 2 दिन पहले ये अपने 2 नंबर बंद करता है और 2 नए नंबर चला लेता है और एक पुराना ही चलाता रहता है। इसकी कॉल हिस्ट्री सारी तीनों की निकलती है जब अंजलि के मोबाइल से। तो पुलिस वाले जो होते हैं इसके ससुराल वालों को छोड़ देते हैं अंजलि के, इन तीनों को जाके
गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सुरेश भाटिया को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और यशपाल सिंह को भी जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पीछे बचता है निजेश शर्मा, उसको भी जाके गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इनसे इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये जो निजेश शर्मा होता है ये बताता है कि एक रोहित नाम का लड़का है जिसको 2.5 लाख रुपए में हमने सुपारी दी थी, जिसमें लाख रुपए इन दोनों ने दिया था और लड़के को मैंने हायर किया था, 50,000 रुपया मैंने एडवांस दे दिया था। उस लड़के ने अपने साथ एक अपने दोस्त को मिलाया जिसका नाम था अन्नू। अब जिस दिन इनका कत्ल होता है ये तीनों बताते हैं कि हमारे पास ये अन्नू और रोहित दोनों थे, ये यहाँ पे पड़ाव नगर हाल में मेरा एक मकान था, वहाँ पे ये रात को रह रहे थे। हम तीनों ने मिलकर इनको अच्छी तरह शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद जब सुबह सुबह मैंने इनको हथियार दिया और भेज दिया कि जाओ, वो सुबह दूध लेने के निकलेगी, लिहाजा वो मैंने एक स्कूटी नई खरीदी थी इसलिए वो स्कूटी लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके वो कत्ल करते हैं और भाग के मेरे इसी मकान में आ जाते हैं और आगे वो स्कूटी यहाँ पे खड़ी करते हैं और यहाँ से निकल जाती हैं। अब पुलिस वाले जो होते हैं वो सीसीटीवी कैमरों को भी चेक करना शुरू कर देते हैं। उसमें ये दोनों लड़के आ जाते हैं। ये वाकई स्कूटी के ऊपर होते हैं। एक ने हेलमेट सर के ऊपर लिया होता है, दूसरे ने पीछे रुमाल बांधा होता है मुंह के ऊपर और इन लोगों के स्कूटी के साथ एक छोटा सा बैग भी लटक रहा होता है। ये जब गोली मारते हैं और स्कूटी को भगा के ले जाते हैं और वाकई पुलिस इनका पीछा करती करती और से और सीसीटीवी कैमरे चेक करती करती उस मकान के करीब आ जाती है। यहाँ पे इन लोगों ने स्कूटी खड़ी की होती है। पुलिस वाले उसके ताले तोड़ते हैं, स्कूटी को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद अब ये जो रोहित था ये तो गिरफ्तार नहीं हो रहा था, अन्नू गिरफ्तार था और वो तीनों बंदे गिरफ्तार थे जिन तीनों ने कत्ल करवाया था। अब ये मुकदमा यहाँ पे चलता रहता है। तो सीन कुछ यूं होता है कि 26 फरवरी 2024 को इस निजेश शर्मा की बेल हो जाती है। ये बेल के ऊपर बाहर आता है। बाहर आने के बाद ये आगे जाके 7 नवंबर 2024 को एसएसपी के ऑफिस में बयान देता है कि असल कत्ल तो हमने नहीं किया था, मास्टरमाइंड मैं नहीं था, हम लोगों को कत्ल करने की वजह नहीं थी, बल्कि असल मास्टरमाइंड तो इसका ससुर था पवन गुप्ता और इसका शोहर और इसकी सास थी। तो जब ये सर्कल ऑफिसर को बातें बताता है तो वो हैरान रह जाती है। आगे कहता है कि सीन कुछ यूं था कि इन तीनों ने हमारे साथ मेरे साथ 2.5 लाख रुपए में डील की हुई थी कि हम तुम्हें 2.5 लाख रुपया देंगे और जो 5 दुकानें इस अंजलि ने हमसे हथियार ली हैं वो 5 दुकानें भी हम तुम्हें ही दे देंगे, लिहाजा ये हमारी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किए जा रही है, तुम इससे हमारी जान छुड़वाओ, किसी न किसी तरीके से कत्ल करवा दो, वो 5 दुकानें भी तुम ले लेना, 2.5 लाख रुपया भी तुम ले लेना। ये डील मान जाता है, कहता है ठीक है मैं कत्ल करवा दूंगा। लिहाजा 2 जून को पवन गुप्ता इसे अपनी दुकान के ऊपर मंगवाता है और मंगवाने के बाद निजेश शर्मा को बोलता है कि इससे मेरी जान छुड़वाओ भाई, आज भी ये मेरी दुकान के ऊपर आई थी और मेरे साथ काफी ज्यादा बदतमीजी करके गई, साथ मुझे थप्पड़ शपड़ भी मार के गई। ये कहता है कि ठीक है भाई मैं चला जाता हूँ, जान छुड़वा देता हूँ। आगे वाले दिन ये 3 जून को जाता है और अपने एक दोस्त से रिवॉल्वर खरीदता है। रिवॉल्वर खरीदने के बाद ये 5 जून को जाता है और यहाँ पे ये रैकी वगैरह करता है, साथ में इस अनु और रोहित को भी लेके आता है। ये तीनों मिलके रैकी वगैरह करते हैं। रैकी करने के बाद 7 जून को ये सुबह सुबह दोनों लड़कों को भेजता है और वो कत्ल करके भाग जाते हैं। इसके बाद फिर हम पकड़े जाते हैं, मुझे जेल हो जाती है। जेल होने के बाद जब मेरी बेल होती है मैं वापस आता हूँ तो इस पवन गुप्ता के पास मैं जाता हूँ और जाके कहता हूँ कि वो जो 2.5 लाख रुपया थे उसमें 50,000 तो तुमने बयाना मुझे दिया था, बाकी के 2 लाख रुपए दे दो और मुझे 5 दुकानें दे दो जिसकी तुमने बात करी मेरे साथ। लेकिन इन लोगों ने मुझे बोला कि 2 दिन बाद आना और अपना 2 लाख रुपया आके ले जाना। जब मैं 2 दिन बाद गया तो इन लोगों ने मुझे इनकार कर दिया और लारा लगा दिया कि फिर कभी ले लेना। अब मुझे पता चल गया कि इन लोगों ने मुझे पैसे भी नहीं देने और वो दुकानें भी नहीं देनी। इस वजह से मुझे पछतावा तो इस चीज का पहले ही था कि मैंने अंजलि को कत्ल नहीं करना था। मेरा तो इस केस के साथ कुछ लेना देना भी नहीं था। एक मकान में मेरे पैसे थे वो भी मैं अपने निकलवा सकता था, लेकिन मैंने एक बेकसूर लड़की को कत्ल कर दिया। पछतावे की बेस के ऊपर इन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, मुझे दुकानें और 2 लाख रुपया भी नहीं दिया। इस वजह से गुस्से में आके मैं सब कुछ बता रहा हूँ। अब ये जो एसएसपी होता है ये इसको कहता है कि ठीक है सीन कुछ यूं है कि तुमने ये सारे सबूत हमें देने हैं तो फिर हम इस फैमिली को गिरफ्तार कर लेंगे। अब ये जो निजेश शर्मा होता है यही एसएसपी के ऑफिस में गया हुआ था, इसने सारे सबूत वगैरह मुहैया करने की बात करी थी। 7 नवंबर को ये गया था, 9 नवंबर का बोल के जब ये वापस आ गया 2 दिन तक पुलिस इसका वेट करती रही लेकिन ये सबूत लेके नहीं गया एसएसपी के ऑफिस में। अब नाजरीन पुलिस वाले डायरेक्ट एविडेंस उनके पास नहीं थे और जो बंदा ये बात कर रहा था वो खुद भी विटनेस था और मुजरम भी था, तो लिहाजा पुलिस वाले उसकी बात उतनी देर तक नहीं मान सकते थे जितनी देर तक वो सबूत नहीं दे देता। लिहाजा पुलिस वाले अब इसका इंतजार करते रहते, जब ये नहीं आता तो इसके घर जाते हैं तो देखते हैं वहां पे तो ताला लगा हुआ है। पुलिस वाले इसको फोन करते हैं तो पता चलता है कि इसका नंबर भी बंद है, ये वहां से भाग चुका था। लेकिन पुलिस वालों के पास अभी तक वापस नहीं आया, ना ही पुलिस वालों के हाथ है, वो फैमिली बाहर फिर रही है। असल केस क्या है ये तो अल्लाह ही जानता है। क्या वाकया ही इसके ससुराल वाले मास्टरमाइंड थे या वो बंदा खुद को बचाने के लिए झूठ बोल रहा था, ये तो बेहतर वो बंदा ही जानता है। अगर वो सबूत दे देता तो ये केस क्लियर हो जाता, लेकिन आज भी उसने सबूत मुहैया नहीं किए
और आज भी ये केस बीच में लटका हुआ है, अभी तक इसका कोई फैसला नहीं आया। जब भी इसका कोई फैसला आएगा मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगा। मुझे इजाजत दे, वीडियो अच्छी लगने की सूरत में सब्सक्राइब करें। अल्लाह निगहबान।